अस्सलाम स्टूडेंट्स। जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के इस सेशन के अंदर हम जर्नल साइंस जो सेक्शन है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। फिजिकल साइंस के अंदर फर्दर आप लोगों को ग्रुप्स बना के दे दिए गए कि आपने फर्दर किन चीज़ों के बारे में बात करनी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आप लोगों के पास फिजिकल साइंस जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। हमें ये पता है कि फिजिकल साइंस आपके पास क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस जो कि बेटा डील करती है आपकी सराउंडिंग्स को। लेकिन उन सराउंडिंग्स में से जायद जो जिन चीजों के ऊपर वो फोकस करती है वो आप लोगों के पास क्या है, नॉन लिविंग सिस्टम्स हैं। ठीक है। मींस डैट कि आपके इर्द गिर्द जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और उनसे रिलेट करने वाले आपके पास जितने भी प्रोसेस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब हम आपके पास फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों के पास एस्ट्रोनॉमी भी आती है। इसके अंदर आप लोग बात करते करते हैं किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं, फिजिक्स के बारे में भी बात करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अंदर हम अर्थ साइंसेस के बारे में भी बात करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी बेटा आप लोगों के पास क्या होती है, जब आप एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो ये बात आपको पता चली कि ये फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है आप लोगों के पास, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, जिसके अंदर जो हम अपनी स्टडी करते हैं वो किसके बारे में करते हैं, यूनिवर्स के बारे में करते हैं। जिसके बारे में हम किसके बारे में इल्म हासिल करते हैं, यूनिवर्स के बारे में इल्म हासिल करते हैं। यूनिवर्स के तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में जानना वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास क्या है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो फिजिकल साइंस की एक ब्रांच जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स के साथ आप इसको फर्दर थोड़ा सा अगर आप नैरो करें तो हमें ये पता चलता है कि अगर यूनिवर्स के सिर्फ हम बात करें, यूनिवर्स की इब्तदा कैसे हुई, यूनिवर्स आप लोगों के पास ओरिजिनेट कैसे की, उसके बाद इस यूनिवर्स ने आपके पास विद टाइम इवॉल्व कैसे किया, और इस यूनिवर्स की बेटा फेट क्या होगी, किस्मत क्या होगी, इसका फ्यूचर क्या होगा। अगर हम इन तीन चीजों के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्स की स्टडी को आप एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अगर हम ओरिजिन, एवोल्यूशन और फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कॉस्मोलॉजी। इसके लिए वर्ड हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉस्मोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो फिजिकल साइंस आपके पास नॉन लिविंग सिस्टम, प्रोसेस, फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। एस्ट्रोनॉमी क्या है आपके पास, आपके पास फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम यूनिवर्स के तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके अंदर आपके पास स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में, सिलेस्टियल बॉडीज के बारे में, हर चीज के बारे में पढ़ना आपके पास एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अगर उसको और ज्यादा आप फिक्स कर दें तो उसकी इब्तदा के बारे में, उसके इर्तका के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में पढ़ना आपके पास क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड ये आता है कि आप लोगों के पास यूनिवर्स होती क्या है। अगर आप यूनिवर्स को डिफाइन करें तो जितने भी आप लोगों को मटेरियल्स नजर आते हैं, जितनी भी फॉर्म ऑफ मैटर्स आप लोगों को नजर आती हैं, ये क्या है, यूनिवर्स का हिस्सा है ना। और कहा जाता है कि ये तकरीबन जितना भी मैटर आप लोगों को नजर आता है, जितनी भी एनर्जी है, ये सिर्फ 5% है आपके पास, 95% आपके पास क्या है, डार्क फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो यूनिवर्स को अगर आपने एक्यूरेट वे के अंदर डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों के पास क्या है, द टोटल सम ऑफ एवरीथिंग, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग आप लोगों के पास क्या है, द टोटल सम ऑफ एवरीथिंग, मैटर एंड एनर्जी। आप लोगों के पास हर चीज का जो वजूद है आप लोगों के पास, वो किसी भी फॉर्म के अंदर है, वो ऑब्जर्वेबल फॉर्म के अंदर है या वो आप लोगों के पास डार्क फॉर्म के अंदर है, उसको आप लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। और उसी के बारे में पढ़ना क्या कहलवाता है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। द टोटल सम ऑफ एवरीथिंग, मैटर, एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन टाइम एंड स्पेस। आपके पास क्या है, दैट एग्जिस्ट इन टाइम एंड स्पेस। इसको आप लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। अब इसकी इब्तदा के बारे में हम बातें करते हैं, आपके पास इसकी इब्तदा के बारे में बातें करते हैं। देखिए अर्लियर टाइम्स के अंदर, अनिशियल टाइम्स के अंदर, अनिशियल टाइम्स के अंदर जो आप लोगों के पास एरिस्टोटल साहब थे, एरस्टो ने ये कहा, एरिस्टोटल ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में एक ही अपनी थ्योरी रखता था, एक ही आइडिया रखता था। वो कहता था कि ये जो कायनात है ये इटरनल है। इटरनल मीन्स डैट के दायमी है। इसकी ना तो आप लोगों के पास क्या है, कोई आप लोगों के पास इब्तदा है, और ना ही इसका आप लोगों के पास क्या है, कोई एंड है। आप लोगों के पास ना है, ना ही तो इसकी आप लोगों के पास क्या है, कोई बिगिनिंग है आप लोगों के पास, और ना ही आप लोगों के पास क्या है,
इसका कोई एंड है वो आप लोगों के पास, ठीक है। तो वो इस बात को क्या करता था, फॉलो करता था, और इसी के साथ ही वो आप लोगों के पास क्या कर गया, मर गया। नो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ दिस यूनिवर्स। उसने कहा कि ये जो आप लोगों के पास कायनात है ये ऑलरेडी ही एग्जिस्ट करती थी और हमेशा के लिए क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो अर्लियर जो इंफॉर्मेशन थी आपके पास मॉडर्न इंफॉर्मेशन से डिफर करती है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन आपने अर्लियर बातों को भी अपनी क्वेश्चन का आंसर देते हुए लाजमन क्या करना, उसके अंदर फिट करना। देखिए यूनिवर्स के बारे में मोस्टली जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी वो एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी ना। लेट्स सपोज कि आपके पास अर्लियर टाइम्स के अंदर, आपके पास एरिस्टोटल के टाइम के अंदर ही आप लोगों को आइडिया होगा, एनिशियंट टाइम्स के अंदर 16वीं सदी तक की बात है ये आपके पास, अर्लियर टाइम से लेके 16वीं सदी तक की आप लोगों के पास बात है कि जो आप लोगों के उस वक्त के फेमस साइंटिस्ट थे, फेमस फिलोसफर थे, जिसके अंदर एरिस्टोटल भी था, जिसके अंदर आप लोगों के पास क्या था, पेटालोमी भी था आप लोगों के पास। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी, उस थ्योरी को आप लोग क्या कहते हैं, कि उसके अंदर ये कहा गया था कि अर्थ इज स्टेशनरी, कि आप लोगों के पास क्या है, अर्थ जो है वो आप लोगों के पास क्या है, एक साकन बॉडी है। और जो अर्थ है बेटा वो आप लोगों के पास क्या है, वो एक सेंट्रल बॉडी है। मतलब जिस थ्योरी को आपने प्रपोज किया वो थ्योरी जो थी वो अर्थ सेंट्रिक थी, वो आप लोगों के पास थी। वो अर्थ को बेटा आपके लिए क्या शो करती थी, सेंटर्ड शो करती थी, और ये कहती थी कि आपके पास जितनी भी बाकी तमाम के तमाम इजसाम हैं वो क्या करते हैं, वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इस कंसेप्ट को आप जियोसेंट्रिक कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। मतलब अर्थ सेंट्रिड सेंटर्ड जो कंसेप्ट है ये आपका प्रपोज किया जाता है इनिशियल टाइम्स के अंदर। और ये आपके पास प्रपोज करने वाले लोग कौन थे, एरिस्टोटल एंड पेटोलेमी। अब देखिए लेटर ऑन या मॉडर्न स्टडीज तो आपको ये बताती है, मॉडर्न स्टडीज तो आपको ये बताती है 16वीं सदी की बात है आपके पास, 16th सेंचुरी की ये बात है। तो वन ऑफ आप लोगों के पास फेमस साइंटिस्ट जो कि आप लोगों के पास क्या था, जिसका नाम था आप लोगों के पास निकोलस कॉपरनिकसस। आप लोगों के पास क्या था, निकोलस कॉपरनिकसस जिसका नाम था, उसने इस थ्योरी को कंप्लीटली क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आपके पास क्या था, इस थ्योरी को उसने कंप्लीटली आपके पास क्या किया, आप लोगों के पास रिजेक्ट किया, और ये कहा कि मीन्स डैट कि ये जो आपकी कायनात है ना, ये कायनात जो है आप लोगों के पास, ये आपका ये जो निजाम शमसी है ये सन सेंटर्ड है, सन सेंटर्ड है। मीन्स डैट के जो सन है ये सेंटर की एक बॉडी है आप लोगों के पास, सन जो है ये एक सेंट्रल बॉडी है। और बाकी तमाम के तमाम जो इजसाम हैं ये आपके पास किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आप लोगों के पास इंक्लूडिंग अर्थ, अर्थ और अर्थ की तरह के बाकी जो जिसाम हैं वो किसकी किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आपके पास किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, सन के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। वो कहते थे जो प्लैनेट्स की आपके पास मोशन है वो अराउंड द आप लोगों के पास क्या है, सन है, ठीक है। अब देखिए इस थ्योरी को आपको ये भी बताता चलूं कि आपके पास गलीलियो नामी बंदे ने भी इसको क्या किया, आपके पास सपोर्ट किया। आपके पास गलीलियो गलीली नामी बंदे ने भी इसको बेटा क्या किया, आपके पास सपोर्ट किया। तो इस थ्योरी की आपके पास एक्सेप्टेंस मॉडर्न डेज के अंदर है। बताना मकसूद ये था कि जैसे ही आप लोगों के पास क्या है कि रीसेंट इंफॉर्मेशन आती है, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो बेटा क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, रिजेक्ट हो जाती है एस्ट्रोनॉमी की दुनिया के अंदर। आज तो हम इसी को एक्सेप्ट करके चलते हैं ना। तो अबाउट यूनिवर्स जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो मोस्टली एस्टिमेटेड है, उनको एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, वो है आप लोगों के पास बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। ये बेटा बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन आप लोगों के पास है क्या, बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन को अगर आप लोग लिखें तो ये बेटा आप लोगों के पास ये है कि 19 आप लोगों के पास 26 के अंदर बेल्जियम के एक साइंटिस्ट की तरफ से आपके पास एक कंसेप्ट दिया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। जिसका नाम आप लोगों के पास क्या था, जिसका नाम बेटा आप लोगों के पास था जॉर्ज लेमित्री। आप लोगों के पास क्या था, जॉर्ज लेमित्री बेटा आप लोगों के पास इसका नाम क्या था, आप लोगों के पास नाम था। 1926 की आप लोगों के पास बात है, और ये इस कंसेप्ट के अंदर आप लोगों को बेटा ये बताता है कि एवरीथिंग जो कि यूनिवर्स के अंदर है
ये एक पॉइंट के ऊपर कंडेंस थी, उस पॉइंट को इसने एक स्पेसिफिक नाम दिया। लिख लें इस बात को। इसने कहा कि एवरीथिंग इन इंटायर यूनिवर्स, एवरीथिंग इन इंटायर यूनिवर्स was condensed on a point, यूनिवर्स was condensed, आप लोगों के पास क्या थी, वो एक नुक्ते के ऊपर कंडेंस्ड थी, कंडेंस्ड ऑन अ पॉइंट। उस पॉइंट को इसने नाम दिया सिंगुलैरिटी का। उसने कहा कि वो पॉइंट क्या था, सिंगुलैरिटी था। उस पॉइंट के ऊपर आपके पास हाई डेंसिटी होने की वजह से, आपके पास हायर डेंसिटी होने की वजह से, और आपके पास वहां पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से, इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड क्या होता है कि आपके पास एक धमाका होता है। आपके पास क्या होता है, सडन एक आपके पास एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन होती है। आप लोगों के पास एक्सप्लोसिव क्या होती है, आपके पास एक्सपेंशन बिगन हो जाती है। ये कब की बात है, ये बेटा आप लोगों के पास बात है 13.8 बिलियन साल पहले की। मतलब 13.8 बिलियन साल पहले ये कहा गया कि तमाम के तमाम जितने भी आपको यूनिवर्स के अंदर बॉडीज नजर आती हैं, ये एक पॉइंट के ऊपर कंडेंस थी। उस पॉइंट को आपने सिंगुलैरिटी कहा। और बाय सम मीन्स, वो मीन्स क्या थे, आपके पास डेंसिटी का जायद होना और टेम्परेचर का जायद होना। तो उस वक्त आप लोगों का एंटी मैटर था, एंटी मैटर था, इसके ऊपर एक सबकत कौन ले गया, आप लोगों के पास मैटर। और मैटर ने बेटा क्या कर दिया, आप लोगों के पास एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। मैटर ने क्या करना कर दिया, आपके पास एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कंसेप्ट है आप लोगों का 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। आपसे अगर कोई एज ऑफ यूनिवर्स पूछ ले तो वो भी बेटा ये है। और ये जो आपके पास बिग बैंग थ्योरी का आपके पास कंसेप्ट है, ये 1926 के अंदर प्रपोज किया गया। बात कब की बताएगी आपको, तकरीबन 14 बिलियन साल पहले की बात बताएगी, 14 बिलियन साल की बात। अब देखिए, इसको मार्केट के अंदर हम एक्सेप्ट क्यों करें, इसको बेटा आप साइंटिफिक मार्केट के अंदर एक्सेप्ट क्यों करते हैं। देखिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए आप लोगों के पास कुछ कंसेप्ट हैं। नंबर वन बेटा, आप लोगों के पास क्या है, 1929 के अंदर हमारे पास क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आप लोगों के पास एडविन हबल। आपके पास क्या थे, एडविन हबल्स थे। एडविन हबल्स ने क्या किया कि मार्केट के अंदर बेटा एक थ्योरी प्रपोज की, एक साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज की। वो थ्योरी क्या थी, वो इसी के नाम से मशहूर हुई। उसको आप हबल्स थ्योरी भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हबल्स कंसेप्ट भी कहा जाता है, या उसको फिर आप रेड शिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। हबल्स कंसेप्ट के नाम से भी उसको हम जानते हैं, या रेड शिफ्ट थ्योरी के नाम से भी हम उसको जानते हैं। अब ये बेटा आपके पास थ्योरी आप लोगों को कहती है, या इसको आप एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के साथ रिलेट कैसे कर सकते हैं। आपके पास ये थ्योरी आपको ये एक्सप्लेन करती है कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं आप लोगों के पास, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास उसने आपको एक कैलकुलेशंस करके दी, एक बात बताई, आपके पास फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से क्या कर रही है, दूर जा रही है। अब देखिए, इसको मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल से बात बताना चाहूंगा कि बात आप लोगों के पास ये है कि अगर आप साउंड वेव्स की बात करते हैं, ठीक है, एक गाड़ी है आप लोगों के पास, एक गाड़ी बेटा एक इंडिविजुअल की तरफ मूव कर रही है, और दूसरे इंडिविजुअल से बेटा क्या कर रही है, इसकी तरफ आ रही है, और इस इंडिविजुअल से बेटा क्या कर रही है, दूर जा रही है। ये गाड़ी है आप लोगों के पास, गाड़ी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, मसलसल हॉर्न बजा रहे हैं, मसलसल क्या कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। और ये गाड़ी बेटा इस इंडिविजुअल से दूर जा रही है, और इस इंडिविजुअल के क्या जा रही है, पास जा रही है। जैसे ही बेटा ये साउंड वेव्स इस इंडिविजुअल की तरफ जा रही है, तो इनके अंदर जो आप लोगों के पास क्या है, इनके अंदर जो आप लोगों के पास वेवलेंथ है, इन वेव्स की जो वेवलेंथ है आपके पास, वो क्या होगी, जो आप लोगों के पास क्या है, वेवलेंथ है, लैम्डा जो है वो कम नहीं होगा।
और बेटा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही ये जो साउंड, जैसे जैसे इससे ये साउंड वेव्स दूर जाती जा रही है, तो बेटा इनके अंदर जो आप लोगों के पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होगा, आपके पास बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसी कंसेप्ट को आप अप्लाई करें किन के ऊपर, लाइट वेव्स के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, क्या करते हैं, लाइट वेव्स के ऊपर आप लोग अप्लाई करते हैं। जब बेटा आप इसको लाइट वेव्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो जैसे जैसे आप लोगों के पास जो बॉडीज हैं, आपके पास क्या है, बॉडी से एक दूसरे से दूर जा रही, आपके पास क्या कर रही है, लाइट वेव्स। बेटा जैसे हम उनकी स्टडी करते हैं, तो आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट से जब आप लाइट वेव्स की बेटा स्टडी करते हैं, तो वो जब दूर जा रही हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, आप लोगों के पास उनकी फ्रिक्वेंसी बेटा आप लोगों के पास क्या होगी, कम होगी। फ्रिक्वेंसी कम होगी और आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अब होता यह है कि आपको साइंस ये बता रही है, ये रेड शिफ्ट थ्योरी ये बताती है कि बेटा आप लोगों के पास क्या है, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट या लाइट वेव्स जो किसी ऑब्जेक्ट से जब हम उसकी दूरी को पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या बना रही है, रेड स्पेक्ट्रम बना रही है। क्या बना रही है, रेड स्पेक्ट्रम वहां पे आपका बन रहा है। तो रेड स्पेक्ट्रम बनने का मतलब ये है कि बॉडीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर। किसी से भी जिस्म से जो आने वाली जो रेज हैं, वो बेटा आपके पास स्पेक्ट्रम के ऊपर कौन सा कलर बना रही है, रेड। तो इट मींस दैट दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर। एक दूसरे से दूर जाने का मतलब क्या है, एक दूसरे से दूर जाने का मतलब बेटा आप लोगों के पास क्या है, एक्सपेंशन। आपके पास क्या है, एक्सपेंशन। तो हबल्स कंसेप्ट बेटा आपके पास सपोर्ट करता है किसको, आपके पास इसको, एक्सपेंशन को, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। उसके अलावा बेटा 1965 के अंदर, 1965 के अंदर एक आपके पास डिस्कवरी होती है, जिस डिस्कवरी की बुनियाद के ऊपर इन अमेरिकन साइंटिस्ट को बेटा नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। इनका नाम था आप लोगों के पास पिंजियाज। एंड बेटा आप लोगों के पास क्या था, दूसरे बंदे का इसके अंदर आप लोगों के पास नाम था डब्ल्यू विल्सन। इन्होंने 1965 के अंदर आप लोगों के पास क्या किया, कॉस्मिक माइक्रोवेव, आप लोगों के पास बैकग्राउंड रेडिएशंस को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया, आपके पास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस को इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया। कॉस्मिक लिख देता हूं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, आपके पास माइक्रोवेव बैकग्राउंड बेटा आप लोगों के पास क्या है, रेडिएशंस की आपके पास क्या होती है, डिस्कवरी होती है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपके पास सीएमबी जो रेडिएशंस हैं, ये बेटा आप लोगों के पास ओल्डेस्ट लाइट है जो कि कभी आप लोगों के पास रिलीज हुई थी एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन हुई थी ना, उस वक्त ये जो आपके पास लाइट बेटा आप लोगों के पास रिलीज होती है, ये वो रेस हैं आप लोगों के पास, अब आल्दो के वीकर हो चुकी हैं। आपका जो लाइट स्पेक्ट्रम है, आपका जो ईएम स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम है, इसके ऊपर जो बेटा आप लोगों को माइक्रोवेव रीजन नजर आता है, माइक्रोवेव आप लोगों को लाइट नजर आती है। ठीक है। आप लोगों को माइक्रोवेव नजर, अब उसके ऊपर ये आ चुकी हैं, वीकर हैं आप लोगों के पास, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये फेंट हो चुकी हैं, वीकर हो चुकी हैं, और ओल्डर आप लोगों के पास क्या है, लाइट रेस हैं। तो मीन्स दैट इसका मतलब ये है कि इनकी मौजूदगी या इनकी डिस्कवरी ये इंडिकेट करती है ये कभी रिलीज हुई थी। तो ये भी आपको ये एक्सपोर्ट करता है कि इसको बेटा आपके पास बिग बैंग थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन को। तो पेपर के अंदर आपने क्या करना है, यूनिवर्स की डेफिनेशन, यूनिवर्स के बारे में जो अर्लियर कंसेप्ट हैं वो लिखिए। उसके बाद बेटा आप क्या करें, आप बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन करें, जॉर्ज लेमित्री को, इन एविडेंसेस को भी इसके अंदर क्या कर दें, पिन कर दें। ठीक है। अब आप लोगों के पास एक बात और लिखने की बेटा, आपके पास जो एज ऑफ यूनिवर्स है, एज ऑफ यूनिवर्स, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो आप लोगों के पास कितनी है, वो आप लोगों के पास है 13.8 बिलियन, 13.8 बिलियन ईयर्स।
विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.4%। इसके अंदर 0.4%, इसका 0.4% प्लस माइनस हो सकता है, अनसर्टेनिटी है। अब एज ऑफ यूनिवर्स को बेटा डिटरमिन करने के हमारे पास तीन ही तरीके हैं। आप इसको लिख ली, एक तो हम ओल्डेस्ट स्टार की एज को जब डिटरमिन करते हैं तो उससे यूनिवर्स की एज का अंदाजा लगा लेते हैं। दूसरा आप लोगों के पास ये है कि जो आपके पास कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस है, उनकी स्टडी से हमें आइडिया हुआ किसका, एज ऑफ यूनिवर्स का। और जो तीसरा तरीकाकार है वो हमारे पास ये है कि ये जो यूनिवर्स है ये किस रेट के साथ क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। किस रेट के साथ आप लोगों के पास क्या है, एक्सपेंशन रेट ऑफ यूनिवर्स आप लोगों के पास क्या है। तो ये आप लोगों के पास मेथड्स हैं किसको, एज ऑफ यूनिवर्स को डिटरमिन करने की। ठीक है, अगर बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अगर आप कंप्लीट जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के सेशन के अंदर इनरोल होने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस नंबर के ऊपर क्या कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास गिवन नंबर्स हैं। पढ़ने का तरीकाकार हमारा यही है। एट द एंड आपको ये वीडियोस भी मिल जाया करेंगी, नोट्स भी मिलेंगे और सेशन के लास्ट के ऊपर मॉक भी होगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।